ठीक है, शुरू करें। चलो, गुड इवनिंग। शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 11। क्या पढ़े थे लास्ट क्लास में? भैया बताओ तो क्या पढ़े थे? क्या पढ़े थे लास्ट क्लास में? नहीं हो पाएगा, वही नहीं हो पाएगा। क्या पढ़े थे? हाँ, मार्केट चैप्टर में क्या पढ़े थे लास्ट टॉपिक? परफेक्ट कंपटीशन खत्म किए थे। परफेक्ट कंपटीशन हम लोग कंप्लीट किए थे। उसके बाद बाकी जितने भी फॉर्म्स ऑफ मार्केट है उसका बस 2-2 मिनट का डिस्कस किए थे कि क्या होता है वो, क्योंकि वो हमारे सिलेबस से ऑलरेडी डिलीटेड है। अब देखो चैप्टर नंबर 11 में प्राइस डिटर्मिनेशन एंड सिंपल एप्लीकेशन के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे? परफेक्ट कंपटीशन के अंदर में प्राइस किस प्रकार से डिसाइड होता है, मार्केट का डिमांड एंड सप्लाई के इंटरेक्शन से होता है, पढ़े थे। लेकिन वो डिमांड एंड सप्लाई का इंटरेक्शन किस हिसाब से होता है, उसके बाद अगर बाई चांस कुछ चेंज हो जाए, डिमांड चेंज हो जाए या सप्लाई चेंज हो जाए या प्राइस चेंज हो जाए या एक्सेस डिमांड आ जाए या डेफिशिएंट डिमांड हो जाए, एक्सेस सप्लाई हो जाए या शॉर्ट सप्लाई हो जाए, कुछ भी हो तो उसके ऊपर प्राइस के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़े, उस इंपैक्ट का प्राइस के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है वो हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर में। ठीक है, अब इस चैप्टर में भी मैक्सिमम पोर्शन डिलीटेड है। ठीक है, कुछ पोर्शन हमारे सिलेबस में है, वो है सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन से रिलेटेड जितना टॉपिक है वो सारा हमारे सिलेबस में है। मोनोपोली, ओलिगोपोली, इम्परफेक्ट कंपटीशन से रिलेटेड जो भी टॉपिक है वो सब क्या है, डिलीटेड है। ठीक है, तो इसमें जितना भी परफेक्ट कंपटीशन का टॉपिक दिखेगा हम वो सारा टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर एंड इट्स सिंपल एप्लीकेशन। अब चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक डिस्कशन करते हैं, देखते हैं हम लोगों का नॉलेज कितना है इस प्राइस डिटर्मिनेशन के अंदर में। ठीक है, कौन सा कर्व है ये? डिमांड, वेरी गुड। सप्लाई, ये कौन सा कर्व है? डिमांड का। ठीक है, एक डिमांड कर्व है, दूसरा सप्लाई कर्व है। अब ये बताओ, मार्केट को सही प्रकार से चलाने के लिए डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। किसी भी हालत में हमको डिमांड को सप्लाई के साथ तो इक्वल करना ही पड़ेगा। बाई चांस डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है तो क्या होगा बताओ? डिमांड ज्यादा हो जाता है किसी भी रीजन से, सप्लाई कम है, प्राइस बढ़ेगा। ठीक है, डिमांड कम है सप्लाई ज्यादा है, प्राइस कम। ठीक है, अब दोनों कौन से पॉइंट में इक्वल है? यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट, जिसको हम ई बोलते हैं, इसको हम लोग इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब होता है इस चैप्टर के अंदर में एक ऐसा पॉइंट जहां पे डिमांड इक्वल टू सप्लाई होगा और मार्केट सही तरीके से फंक्शन करेगा। ठीक है, अब इस इक्विलिब्रियम पॉइंट के अंदर में ये क्या हो गया? प्राइस, ओपी प्राइस डिसाइड हो गया, प्रोडक्ट का प्राइस। ठीक है, और क्वांटिटी कितना डिसाइड हो गया? ओक्यू क्वांटिटी डिसाइड हो गया। ठीक है, मतलब अब मार्केट को इक्विलिब्रियम कंडीशन में है अभी मार्केट, जिसमें ओक्यू क्वांटिटी एट ओपी प्राइस सेल हो रहा है। ठीक है, ओक्यू क्वांटिटी एट ओपी प्राइस मार्केट में बिक्री हो रहा है। उतना ही सप्लायर लोग सप्लाई कर रहे हैं और उतना ही खरीदने वाले मतलब कस्टमर लोग मार्केट में जाके खरीद रहे हैं। प्राइस क्या डिसाइडेड है? ओपी डिसाइडेड। अब बाई चांस प्राइस बढ़ जाता है, ठीक है, बाई चांस प्राइस राइज हो जाता है, ध्यान से देखना, बहुत सारा इंपैक्ट पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, चैप्टर डिमांड चैप्टर को सप्लाई चैप्टर को यहाँ पे लिंक करेंगे। ठीक है, बाई चांस प्राइस बढ़ जाता है क्या होगा? नया पॉइंट कहाँ जाएगा? P1 में चला गया नया पॉइंट, है ना। प्राइस अब क्या हो गया मार्केट में? ओपी से बढ़ के OP1 हो गया। ठीक है, वीडियो प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है बताओ भाई, फटाफट सबको बोलो, वीडियो प्रॉब्लम है कुछ? सब तो नो बोल रहे हैं, माहिर चेक करो अपना। ठीक है, चलो, ओपी प्राइस से बढ़ के कहां आ गया? OP1 में आ गया। ठीक है, अब देखो OP1 में क्या प्रॉब्लम है, डिमांड यहां पे है और सप्लाई यहां पे, दो अलग अलग पॉइंट है। डिमांड ज्यादा है या सप्लाई ज्यादा है? डिमांड ज्यादा है या सप्लाई ज्यादा है? कौन डिमांड ज्यादा है बोला था? कैसे पता चल रहा है? ये ऊपर है बोल के, किधर सर, क्वांटिटी किधर है? ठीक है, कौन ज्यादा है अभी? सप्लाई ज्यादा है।
डिमांड कम है, तो तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए? जब सप्लाई ज्यादा होगा, डिमांड कम होगा, तो क्या होना चाहिए? प्राइस फॉल होगा, प्राइस फॉल होगा। अब प्राइस जैसे जैसे फॉल होगा वैसे वैसे डिमांड क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि प्राइस फॉल होने से डिमांड बढ़ता है, धीरे धीरे डिमांड बढ़ेगा। सप्लाई क्या होगा? प्राइस फॉल होगा तो सप्लाई क्या होगा? कम होगा, धीरे धीरे अब सप्लाई कम होगा। तो जो एक्सेस सप्लाई था वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया, जो डिमांड कम था वो डिमांड धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है, ये सब ऑटोमेटिक होता है, कोई बैठ के करता नहीं है मार्केट में, ये ऑटोमेटिक होता है। जब अचानक से सप्लाई ज्यादा हो जाता है, डिमांड कम होता है, तो अपने आप सबको पता चल जाता है और प्राइस क्या होने लग जाता है? गिरना शुरू हो जाता है, क्योंकि सेलर्स बहुत सारे आ जाते हैं और खरीदने वाला कोई नहीं होता। जब खरीदने वाला कोई नहीं होता तो सेलर अपने आप प्राइस कम करना शुरू कर देंगे। जब सेलर अपने आप प्राइस कम करना शुरू कर देंगे तो बायर लोग फिर से खरीदना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये सब ऑटोमेटिक प्रोसेस है। अब जब सप्लाई धीरे धीरे क्या होगा? कम होगा, तो सप्लाई को कम करते हैं। ये सप्लाई था, ये धीरे धीरे कम होगा। ठीक है, डिमांड धीरे धीरे बढ़ेगा, तो डिमांड पहले कहाँ था? यहाँ था, अब धीरे धीरे बढ़ के कहाँ आएगा? ठीक है, ये लग रहा होगा डाउन एरो है, लेकिन डाउन एरो नहीं है, ये क्वांटिटी का लाइन था पहले, अब बढ़ के कहाँ चला गया? क्यू में चला गया। ठीक है, तुम ये पॉइंट को मत देखो, तुम डिमांड क्वांटिटी वाले लाइन को देखो। क्वांटिटी वाले लाइन पहले कम था, अब ज्यादा हो गया। सप्लाई के केस में पहले ज्यादा था, अब कम हो गया। दोनों फिर से कहाँ मिलेंगे? दोनों फिर से मिलेंगे कहाँ पे? इक्विलिब्रियम पॉइंट के अंदर में। ठीक है, अब ये तो हो गया बनने वाला केस। मान लेते हैं ऐसे ही कुछ होता है जब प्राइस क्या हो जाता है? कम हो जाता है। मान लो प्राइस क्या हो गया? कम हो गया। कहाँ चले जाएंगे हम लोग? P2 में। OP से कहाँ चले गए हम लोग? OP2 में। ठीक है, अब इस पॉइंट पे क्या हो रहा है? कौन ज्यादा है? कौन ज्यादा है? डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। ये था केस 1। अब आ गया बट डिमांड क्या है? ज्यादा है, सप्लाई क्या है? कम है। जब डिमांड ज्यादा होगा, सप्लाई कम होगा, तो क्या होगा? प्राइस प्राइस बढ़ेगा। खरीदने वाले बहुत लोग हैं, बेचने वाला कोई नहीं है, तो ऑब्वियसली प्राइस बढ़ेगा। किसका भाव बढ़ जाएगा? सेलर का भाव बढ़ जाएगा ना, तो धीरे धीरे अपने आप मार्केट में क्या होगा? प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगा तो बताओ क्या होगा? खरीदने वाले भागने लगेंगे और नहीं खरीदेंगे, तो डिमांड कम होगा। सेलर लोग और मैन्युफैक्चर करके बेचने का कोशिश करेंगे, क्योंकि जब भी प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ता है, सप्लाई क्या होगा? बढ़ना शुरू होगा। फिर से ये सब कौन करता है? अपने आप होता है मार्केट में ये सब। ठीक है, ये पहले ये पॉइंट था। पहले कौन सा पॉइंट था? ये एक पॉइंट था और ये एक पॉइंट था। अब डिमांड क्या होने लग गया? कम होने लगा, तो कहाँ कौन सा एरो कहाँ जाएगा बताओ? पहले डिमांड ये था, अब कम होके पीछे आने लगा, सप्लाई बढ़ने लगेगा। सप्लाई यहाँ था, सप्लाई बढ़ने लगा, फिर दोनों कहाँ मिलेंगे? फिर से दोनों इक्विलिब्रियम पॉइंट पे मीट करें। ठीक है, तो ये सब मार्केट में अपने आप होता है। ये तो केस हो गया जब डिमांड या सप्लाई चेंज होता है। अब मान लो डिमांड और सप्लाई किसी और फैक्टर से चेंज हो रहा है। चलो पहले काम करते हैं, बुक में थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर यहाँ पे आएंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे प्राइस का इंपैक्ट खत्म हो गया, अभी और बहुत सारा केसेस बाकी है। ठीक है, तो हम लोग उसको पढ़ेंगे, पहले बुक में आते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। कैसे डिसाइड होता है मार्केट इक्विलिब्रियम? बताओ, मार्केट इक्विलिब्रियम कैसे डिसाइड होता है? डिमांड एंड सप्लाई कर्व जहां पे इंटरेक्ट करेगा उस पॉइंट में इक्विलिब्रियम ऑटोमेटिकली मार्केट में डिसाइड हो जाएगा। किसी को करना पड़ेगा क्या? किसी को करना नहीं पड़ेगा, मार्केट में ऑटोमेटिक डिसाइड होगा। ठीक है, देखा। एज डिस्कस, परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज अ मार्केट स्ट्रक्चर where each firm is a price taker and the price is determined by the market forces of demand and supply. Market forces of demand and supply. We know that equilibrium refers to the point of balance, so to a state of balance. It means under perfect competition, market equilibrium is determined when market demand is equal to market supply.
जब मार्केट में डिमांड इक्वल टू सप्लाई होगा उस पॉइंट में इक्विलिब्रियम ऑटोमेटिकली डिसाइड होगा। अब नीचे आना, ये दोनों मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई को क्या बताया है? मार्केट डिमांड इज द सम टोटल ऑफ डिमांड ऑफ द कमोडिटी बाय ऑल द बायर इन द मार्केट। मार्केट सप्लाई इज द सम टोटल ऑफ ऑल द सम टोटल ऑफ सप्लाईज ऑफ द कमोडिटी बाय ऑल द प्रोड्यूसर्स इन द मार्केट। ये डेफिनेशन बताया जो कि ऑलरेडी हम लोग मार्केट चैप्टर में और सप्लाई चैप्टर में, डिमांड चैप्टर में और सप्लाई चैप्टर में पढ़े हुए हैं। ठीक है, अब नीचे आ जाओ। बोथ मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई एक्ट एज अ कॉन्ट्रैक्टिंग फोर्सेस विच मूव्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर, एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है। दोनों केस में हम लोग देखे, जब डिमांड बढ़ने लगा तो सप्लाई कम होने लगा था, जब डिमांड कम होने लगा तो सप्लाई बढ़ने लगा था। मार्केट इक्विलिब्रियम इज डिटरमिन्ड व्हेन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी बिकम्स इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई। मतलब अभी तक ओवरऑल हम स्टार्टिंग से यहाँ तक क्या पढ़े? सिर्फ एक लाइन कि मार्केट इक्विलिब्रियम कैसे डिसाइड होता है, जब क्वांटिटी डिमांड इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई हो, बस। ठीक है, द प्राइस डिटर्मिनेशन कॉरस्पॉन्डिंग टू मार्केट इक्विलिब्रियम इज नोन एज इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइस किसको बोलेंगे? जिस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम डिसाइड होगा उस पॉइंट पे जो भी प्राइस होगा वो प्राइस क्या बनेगा? इक्विलिब्रियम प्राइस बनेगा। और उसी पॉइंट पे जो भी क्वांटिटी होगा वो क्वांटिटी क्या बनेगा? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बनेगा। कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटिटी इज नोन एज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ठीक है, आ जाओ ग्राफ में। ग्राफ में आ जाओ। देखो, ये पॉइंट है इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहां पे डिमांड कर्व इंटरेक्ट हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है सप्लाई कर्व पे। ठीक है, अब बाई चांस मान लो हम ये वाला सिचुएशन लेते हैं, तो प्राइस कितना हो गया? 10 रुपीज हो गया। तो 10 रुपीज हो गया तो सप्लाई बहुत ज्यादा है, डिमांड बहुत कम है। तो ये जो डिफरेंस है वो क्या है? एक्सेस सप्लाई। जितना डिमांड ही नहीं है मार्केट में उससे ज्यादा क्या है? सप्लाई है। तो जो गैप है वो गैप क्या होगा? एक्सेस सप्लाई। वैसे ही ऑपोजिट, प्राइस बाई चांस बहुत कम हो गया, प्राइस कम होने से डिमांड बहुत बढ़ गया। कितना बढ़ गया? यहाँ आ गया। और सप्लाई बहुत कम हो गया। तो जो डिफरेंस का क्वांटिटी है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एक्सेस डिमांड बोलेंगे, है ना? एक्सेस डिमांड बोलेंगे। ठीक है, या फिर डेफिशिएंट सप्लाई भी बोल सकते हो। ठीक है, ऊपर वाले में डेफिशिएंट डिमांड भी बोल सकते हो या फिर एक्सेस सप्लाई भी बोल सकते हो। ठीक है, अब ये लिखो, यहां से यहां पढ़ना घर में आराम से। ग्राफ को समझाया है, जब 2 रुपए यूनिट था तो क्वांटिटी कितना था, जब 4 रुपए हुआ तो कितना हुआ, जब 10 रुपए हुआ तो कितना हुआ। ठीक है, देखना, व्हाई एनी अदर प्राइस इज नॉट इक्विलिब्रियम प्राइस। अब ये जस्टिफिकेशन दे रहा है कि इक्विलिब्रियम प्राइस क्यों, वो जहां पे इंटरेक्ट हो रहा है वो पॉइंट को क्यों हम इक्विलिब्रियम प्राइस बोलते हैं और बाकी किसी पॉइंट को इक्विलिब्रियम प्राइस क्यों नहीं बोलते। ठीक है, अब इसका क्या जस्टिफिकेशन होगा बताओ, खुद बताओ कॉमन सेंस से। मीट करते हैं वो तो इक्विलिब्रियम प्राइस है ही, लेकिन और किसी प्राइस पे क्यों इक्विलिब्रियम नहीं हो? क्योंकि और किसी प्राइस पे, मान लो इससे ज्यादा प्राइस ले लेते हैं, 6 रुपए प्राइस था, मान लो हम एग्जांपल लेते हैं कि मार्केट में प्राइस कितना है? 10 रुपए। अब प्राइस जितना ज्यादा होगा डिमांड उतना कम होगा या नहीं होगा? होगा। प्राइस जितना ज्यादा होगा सप्लाई उतना ज्यादा होगा या नहीं होगा? होगा ही। तो दोनों के बीच में हमेशा गैप क्रिएट होगा या नहीं होगा? होगा। इसी वजह से वो इक्विलिब्रियम प्राइस नहीं बन पाया। 6 रुपए से कम का एग्जांपल ले लो, मान लो 4 रुपए ले लो। अब 4 रुपए के केस में प्राइस जितना कम होगा उतने ज्यादा लोग खरीदने आएंगे, डिमांड उतना ज्यादा होगा, और सप्लाई कम होगा, क्योंकि जितना प्राइस कम होगा तो सप्लाई लोग बेचना नहीं चाहेंगे क्योंकि प्रॉफिट नहीं होगा, है ना? तो इसीलिए वहां पे सप्लाई क्या होगा? कम होगा। तो इसीलिए वो भी इक्विलिब्रियम प्राइस नहीं बन पाया। तो इक्विलिब्रियम प्राइस क्या बनेगा? एक ऐसा पॉइंट बनेगा जहां पे डिमांड और सप्लाई दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, any price above 6 is not the equilibrium price, as a resulting surplus, that is excess supply, would cause competition among sellers. In order to sell the excess stock, price would come down to the equilibrium price of 6. सारा जो हम लोग ग्राफ में पढ़े एग्जैक्टली वही लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में देखो, एनी प्राइस बिलो 6 रुपए से कम प्राइस भी इक्विलिब्रियम प्राइस नहीं बन पाएगा। क्यों? बिकॉज 6 से कम अगर है तो डिमांड बहुत ज्यादा होगा और सप्लायर बहुत कम होगा, जिससे क्या होगा मार्केट में? अगेन डिसइक्विलिब्रियम पॉइंट, दैट इज नॉट इक्विलिब्रियम ड्यू टू एक्सेस डिमांड। बायर वुड बी रेडी टू पे हायर प्राइसेस टू मीट देयर डिमांड, एज अ रिजल्ट प्राइस वुड राइज अप टू द इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ ₹6। ठीक है,
अब देखना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। चैप्टर ना नॉलेज के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में तो ठीक है, एक क्वेश्चन आएगा, दो क्वेश्चन आएगा, वो तो कर ही लोगे जैसे तैसे करके। खुद को नहीं आता होगा तो बगल वाले को आता होगा, बगल वाले को नहीं आता होगा तो बगल वाले को नहीं आता होगा तो टीचर को आता होगा, कैसे भी करके कर लोगे, वो तो भरोसा है। हाँ, लेकिन ओवरऑल अगर तुम नॉलेज के हिसाब से देखोगे तो चैप्टर नंबर 11 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें अभी हम बहुत सारा ऐसा भी पॉइंट पढ़ेंगे जो याद करो स्टार्टिंग में पढ़े थे, शिफ्ट इन डिमांड कर्व और मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, और शिफ्ट इन सप्लाई कर्व एंड मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, वो दोनों कॉन्सेप्ट भी इसी के अंदर में। ठीक है, कि अगर बाई चांस डिमांड और सप्लाई चेंज हो रहा है किसी और रीजन से, प्राइस के रीजन से नहीं हो रहा, किसी और रीजन से चेंज हो गया, मान लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गया, या फिर अचानक से डिमांड किसी और रीजन से बढ़ गया, 7-8 रीजन पड़े थे ना डिमांड का, प्राइस को छोड़ के, और सप्लाई में भी 8 रीजन पड़े थे प्राइस को छोड़ के। तो अगर उन रीजन के वजह से डिमांड एंड सप्लाई चेंज हो गया तब क्या होगा। ठीक है, चलो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट, क्या हो गया, कुछ नहीं तो सब नियंत्रण में है। तो तुम्हारा नहीं चल रहा, पढ़ लो काम आएगा थोड़ा मोड़ा, है ना। चलो फर्स्ट पॉइंट, ईच फर्म इज अ प्राइस टेकर एंड इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर। प्राइस टेकर और प्राइस मेकर का कॉन्सेप्ट पढ़े थे। प्राइस टेकर मतलब जो जो मार्केट में प्राइस चल रहा है उसको चुपचाप एक्सेप्ट कर लेगा। प्राइस मेकर का मतलब जो अपना प्राइस खुद डिसाइड करता है। ठीक है, तो परफेक्ट कंपटीशन के केस में इंडस्ट्री अपना प्राइस खुद डिसाइड करता है और फर्म अपना प्राइस क्या करता है, फर्म टेक करता है, मतलब जो इंडस्ट्री में डिसाइड हुआ है उसी प्राइस को चुपचाप एक्सेप्ट कर लेगा। पॉइंट नंबर 2, ईच फर्म्स अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन। क्या होता है लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट? नॉर्मल प्रॉफिट मतलब दोनों इंकर तो हमेशा ही होगा। नॉर्मल प्रॉफिट किसको बोलते हैं? ठीक बोल रहे हो, 80% ठीक है, कुछ उसमें मिसिंग है। मोहित, इंकर तो हमेशा होगा। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट के रिकवर होने के बाद एक्स्ट्रा कोई भी पैसा नहीं बचता, उसको हम लोग बोलते हैं सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट। अगर एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट रिकवर होने के बाद भी कुछ पैसा बच जा रहा है तो जो एक्स्ट्रा पैसा बचा है वो हमारे लिए क्या है, एबनॉर्मल प्रॉफिट है। ठीक है, each firms earns only normal profit in the long run as discussed in the previous chapter. Point number 3, decision of consumer and producer in the market are coordinated through free flow of prices known as price mechanism. जो फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई हम लोग एक वर्ड पढ़े थे अभी थोड़ी देर पहले, उसका एक और नाम है प्राइस मैकेनिज्म। प्राइस मैकेनिज्म क्या होता है, बाई चांस अगर प्राइस ऊपर या नीचे हो जाता है किसी प्रोडक्ट का, बाई चांस अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस ऊपर या नीचे हो जाता है तो मार्केट अपने आप उस प्राइस को क्या कर देगा, ठीक कर देगा। अब अपने आप कैसे ठीक कर देगा, डिमांड और सप्लाई को इस हिसाब से एडजस्ट करेगा मार्केट कि प्राइस फिर से क्या हो जाएगा, वही सेम प्राइसेस मार्केट में आ जाएगा। अब वो कैसे होता है, अभी जस्ट डिस्कस किए थे हम लोग। अभी किए थे ना यहीं पे कहीं पे। देखो यहाँ पे हम लोग डिस्कस किए थे प्राइस मैकेनिज्म। अब प्राइस मैकेनिज्म क्या होता है कि बाय चांस किसी भी रीजन से प्राइस मार्केट में चेंज होता है तो मार्केट का जो प्राइस मैकेनिज्म है एक ऑटो फीचर है मार्केट, और हर मार्केट में ऐसा होता है, किसी को करेक्ट करने का जरूरत नहीं है, ना गवर्नमेंट को कोई स्टेप लेने का जरूरत है, ना किसी फॉर्म को कोई स्टेप लेने का जरूरत है। मार्केट में एक ऑटोमेटिक फीचर होता है कि प्राइस अगर अननेसेसरी बढ़ जाए या अननेसेसरी कम हो जाए
तो उस केस में मार्केट डिमांड और सप्लाई को अपने आप एडजस्ट करेगा, जिससे कि प्राइस क्या हो जाएगा, फिर से वही लेवल में प्राइस आ जाएगा। कैसे एडजस्ट करेगा, अगर प्राइस बढ़ जाता है तो अभी हम लोग डिस्कस किए किस हिसाब से ये और ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे और दोनों कहाँ मिलेंगे, फिर से इक्विलिब्रियम पॉइंट पे मिलेंगे। वैसे ही प्राइस अगर कम हो जाता है तो उस केस में ये बढ़ने लगेगा, ये भी इधर चलेगा, कम होने लगेगा, तो दोनों फिर से आके कहाँ पे मीट होंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे मीट होंगे। ये होल जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बोलते हैं प्राइस मैकेनिज्म। दो वर्ड देखने को मिलेगा इस प्रोसेस के बारे में, एक प्राइस मैकेनिज्म और दूसरा फोर्सेस ऑफ मार्केट, फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई अगर कहीं पे लिखा हुआ है उसका मतलब भी यही है, और प्राइस मैकेनिज्म का मतलब भी सेम है। ठीक है, तो दो वर्ड तुमको बुक में या क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकता है। अब फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, यहां पे लिखना है तो लिख बिलो बगल में प्राइस मैकेनिज्म के फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। पॉइंट नंबर 4, इट इज अज्यूम्ड दैट बोथ लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई ऑपरेट। अभी हम लोग उसी का ही हेल्प लिए थे कि प्राइस बढ़ने से क्या होता है, सप्लाई बढ़ता है। वो कहाँ लिखा हुआ है, लॉ ऑफ सप्लाई में लिखा हुआ है। तो लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई दोनों क्या होता है, ऑपरेट करता है। पॉइंट नंबर 5, इक्विलिब्रियम प्राइस इज द प्राइस एट विच क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई। डेफिनेशन के हिसाब से पॉइंट नंबर 5 को मार्क कर लेना, इक्विलिब्रियम प्राइस का डेफिनेशन लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 5 में। ठीक है, पॉइंट नंबर 6, एट इक्विलिब्रियम प्राइस देयर इज नाइदर शॉर्टेज नॉर एक्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इक्विलिब्रियम में ना प्रोडक्ट का शॉर्टेज होगा ना एक्सेस होगा, क्योंकि डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई होगा। जब डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई होगा तो ना शॉर्टेज का बात आया ना एक्सेस का बात आया। पॉइंट नंबर 7, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज द क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड एट द इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी का डेफिनेशन लिखा है लास्ट पॉइंट। ठीक है, चलो अब जो हम लोग एक ग्राफ में पढ़ लिए थे ना सारा पॉइंट, वो यहाँ पे अलग अलग ग्राफ करके सेम पॉइंट को समझाया। ठीक है, आते हैं सबसे पहले एक्सेस डिमांड वाले पॉइंट में। देखो क्या, एक्सेस डिमांड वाले पॉइंट में ग्राफ में देखना, सप्लाई कब दिया हुआ है, डिमांड कब दिया हुआ है, दोनों इंटरसेक्ट हो रहा है एट पॉइंट ई। प्राइस कम हो गया, पी से लेके P2 में चला गया, तो प्राइस कम होने से क्या होगा, प्राइस कम होने से क्या होगा, डिमांड बहुत ज्यादा हो जाएगा और सप्लाई बहुत कम हो जाएगा। तो ये हमारा सप्लाई हो गया और ये हमारा डिमांड हो गया। ठीक है, ये हमारा सप्लाई हो गया, ये हमारा डिमांड हो गया। जो ये गैप है यहाँ से यहाँ तक का, ये क्या है, एक्सेस डिमांड बोल लो या डेफिशिएंट सप्लाई बोल लो, बात बराबर है। या तो डिमांड ज्यादा हो गया बोल लो या तो सप्लाई कम हो गया बोल लो। ठीक है, तो या तो हम इसको एक्सेस डिमांड बोल सकते हैं या फिर डेफिशिएंट सप्लाई बोल सकते हैं। तो इस पॉइंट को हम लोग लिखेंगे एक्सेस। सेम चीज से समझाया हम लोगों को ग्राफ के अंदर। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, excess demand refers to a situation where quantity demand is more than quantity supplied at a prevailing market price. Under such situation कुछ भी आ सकता है ना, कुछ भी आ सकता है, क्वेश्चन में कुछ भी लिखा हो सकता है, डेफिशिएंट सप्लाई भी लिखा हो सकता है या एक्सेस डिमांड भी लिखा होता है। जनरली हम लोग मैक्सिमम केसेस में तुम यही देखोगे कि एक्सेस वर्ड को यूज किया, एक्सेस डिमांड को यूज किया, एक्सेस सप्लाई को यूज किया। ऊपर अगर गैप होगा यहाँ पे तो एक्सेस सप्लाई यूज करेगा, नीचे अगर होगा तो एक्सेस डिमांड यूज करेगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन है एमसीक्यू में भी है जो कि ऑपोजिट लिखता है, डेफिशिएंट सप्लाई एंड डेफिशिएंट डिमांड लिखता है। ठीक है, excess demand refers to a situation where quantity demand is more than quantity supplied at a prevailing market price. Under this situation market price is less than the equilibrium price. ठीक है, अब मार्केट प्राइस जब इक्विलिब्रियम प्राइस से कम होगा तो क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगा, सप्लाई कम हो जाएगा, जिससे कि मार्केट में अनइक्विलिब्रियम रहेगा। कुछ टाइम के लिए अनइक्विलिब्रियम रहेगा लेकिन ऑटोमेटिकली मार्केट को एडजस्ट कर देगा, फिर से मार्केट कहाँ आ जाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट के अंदर में आ जाएगा। अब क्या करना है सोचो, यहां से यहां तक जो हम लोग डिस्कस किए एग्जैक्टली लाइन बाय लाइन वही चीज को यहाँ पे समझाया हुआ। ठीक है, कब कितना पॉइंट पे डिमांड था, कब डिमांड कम हुआ, कब सप्लाई कम हुआ, कब प्राइस कम हुआ, उसी पॉइंट को सारा एक एक करके यहाँ से यहाँ समझाया। ठीक है, ग्राफ देख के समझ सकते हो लेकिन लिख के थोड़ी आओगे, ग्राफ देख के, इसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा ना, तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट
एक्सेस सप्लाई का सिचुएशन देखते हैं क्या होगा। हम कहां पे थे, इक्विलिब्रियम पॉइंट में। प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया। अब जब प्राइस बढ़ गया तो क्या होने वाला था, सप्लाई बढ़ेगा, डिमांड कम हो जाएगा, क्योंकि प्राइस बढ़ते ही बायर लोग चले जाएंगे, नहीं खरीदेंगे, लेकिन सप्लाई लोग और आ जाएंगे बेचने के लिए। तो सप्लाई बढ़ गया, डिमांड कम हो गया। ठीक है, अब जब सप्लाई बढ़ गया, डिमांड कम हो गया, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, मार्केट का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, प्रोडक्ट बिक नहीं रहा है। रीजन क्या है इसके पीछे, अगर डिटेल में डिस्कस करें, सप्लाई बहुत ज्यादा है, डिमांड बहुत कम है। ठीक है, प्रोड्यूसर लोग बहुत सारा प्रोड्यूस कर लिए, गोडाउन में रखा हुआ है, उनका माल बिक नहीं रहा है, क्या करेंगे, मजबूरी में प्राइस कम करना ही पड़ेगा, है ना, और कोई ऑप्शन है। अगर प्राइस कम नहीं करते हैं तो गोडाउन का रेंट लग रहा है, इंटरेस्ट कॉस्ट लग रहा है, एम्प्लॉय लोग खाली बैठे हुए हैं, प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, और फैक्ट्री का तो कॉस्ट लग ही रहा है, तो ओवरऑल नुकसान हो रहा है। तो उससे बचने के लिए वो लोग क्या करेंगे, प्राइस को कम करेंगे। प्राइस कम करते ही क्या होगा, बायर लोग का इंटरेस्ट शुरू हो जाएगा खरीदने में, तो बायर लोग फिर से खरीदना शुरू कर देंगे, तो डिमांड अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगी। ठीक है, excess supply refers to a situation when the quantity supplied is more than the quantity demanded at a prevailing market price. Under this situation, market price is more than the equilibrium price. ठीक है, हाँ। वाइबल एंड नॉन वाइबल इंडस्ट्री में बाद में आते हैं, पहले यहाँ पे इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई ऑन मार्केट इक्विलिब्रियम। वाइबल एंड नॉन वाइबल इंडस्ट्री बाद में पढ़ेंगे, पहले ये वाला पॉइंट को पढ़ लेते हैं। ठीक है, इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई ऑन मार्केट इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे आएगा शिफ्ट इन डिमांड कर्व वाला रीजन, देखना। As discussed, equilibrium price and quantity are determined when quantity demand is equal to quantity supply. So if there is any change which leads to shift in either demand curve or supply curve or both, then equilibrium price and equilibrium quantity are bound to change. अब देखना, इसका भी सिचुएशन पहले मैं समझा दे रहा हूं, फिर हम लोग बुक के अंदर में आएंगे। ठीक है, फर्स्ट केस, ये डिमांड था, ये एक डिमांड था, एक सप्लाई, ऑपोजिट था, ये क्या था, सप्लाई था, और ये डिमांड। दोनों मिले थे कहां पे, ई में, दोनों मिले थे कहां, ई में। अब प्राइस चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, पहले अभी हम लोग प्राइस चेंज वाला सिचुएशन लिए थे, अब प्राइस चेंज नहीं हो रहा है, किसी और रीजन से अचानक से क्या हुआ, डिमांड बढ़ गया। अचानक से डिमांड बढ़ गया, तो बताओ क्या होगा, किसी और रीजन से डिमांड बढ़ा है, प्राइस जो था हमको नहीं पता प्राइस क्या होने वाला है, अब तुमको फाइंड आउट करना है कि प्राइस क्या होगा इसके वजह से। डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई था, कॉमन सेंस लगाएंगे अपने आप पता चलेगा। ठीक है, ध्यान देना। ठीक है, कॉमन सेंस लगाएंगे अपने आप पता चलेगा आंसर। मान लो डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई चल रहा था मार्केट, अचानक से डिमांड बढ़ गया, किसी और रीजन से अचानक से डिमांड क्या हो गया, प्राइस कम नहीं हुआ है, प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ता तो सिचुएशन 1 था जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं, प्राइस वही है, अचानक से डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया। अब तुम्हारे हिसाब से प्राइस में क्या इंपैक्ट आएगा, डिमांड बढ़ा है, सप्लाई वही का वही है, सप्लाई अभी तक चेंज नहीं हुआ है, बढ़ेगा। अचानक से डिमांड बढ़ जाता है किसी चीज, तो प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा। प्राइस की वजह से नहीं हुआ, मान लो एक दुकान वाला था, ठीक है, हम इंडस्ट्री का छोड़ देते हैं, मार्केट का छोड़ देते हैं, हम एक दुकान वाले का बात करते हैं। एक दुकान वाला था जो डेली सामान बेचने आता था, लतिका, ठीक है, देखो डेली सामान बेचता था, ठीक है। अब अचानक से क्या हुआ, एक दिन 100 कस्टमर आ गए, अचानक से उसके दुकान पे 100 कस्टमर, क्यों आए, किस लिए आए, नहीं पता कुछ। अब वो क्या करेगा, हाँ स्कूल बस आ गया, मान उस दिन हॉस्टलर का छुट्टी हुआ और वो लोग सब कहाँ पहुंच गए, वो दुकान वाले के पास खाने के लिए पहुंच गए। तुमको क्या लगता है दुकान वाला क्या करेगा, प्राइस बढ़ाएगा, प्राइस बढ़ा देगा, है ना। क्या वो कस्टमर इसी वजह से आए थे कि प्राइस कम हुआ था, नहीं, वो तो किसी और रीजन से आए थे। तो जब बहुत सारे कस्टमर अचानक से आ गए तो दुकान वाला क्या कर देगा, प्राइस बढ़ा देगा। एग्जैक्टली वही सिचुएशन है, जो डिमांड राइज हो रहा है डी से D1 में, डी से D1 में
ये शिफ्ट इन डिमांड कर्व का सिचुएशन है। देखो डिमांड कर्व नया बनाया हूं मैं, पहले डी डिमांड कर्व था, अब नया डिमांड कर्व में हम लोग शिफ्ट हो गए जिसका नाम है D1 D1। शिफ्ट इन डिमांड कर्व क्यों होता है? प्राइस को छोड़ के अगर किसी और फैक्टर के वजह से डिमांड बढ़ता है तो उसको हम लोग बोलते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व। मतलब ये तो श्योर है डिमांड कर्व को देख के कि प्राइस चेंज अभी तक नहीं हुआ है, डिमांड किसी और रीजन से बढ़ गया। जब डिमांड किसी और रीजन से बढ़ गया, डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई था, ठीक है, तुम बताना डिमांड किसी रीजन से बढ़ गया, प्राइस क्या होगा? बढ़ जाएगा। सप्लाई क्या होगा? सप्लाई क्या होगा? सप्लाई बढ़ेगा। प्राइस बढ़ने से क्या होता है? सप्लाई बढ़ता है, तो प्राइस सप्लाई क्या होगा? बढ़ेगा। देखो अब सिचुएशन को देखना, फर्स्ट हम लोग ये दोनों को देखेंगे, पहले ये दोनों को देखेंगे। ये कौन सा केस है? शिफ्ट इन डिमांड का, ठीक है। फिर हम किसको देख रहे हैं? ये दोनों को देख रहे हैं। ये दोनों कौन सा केस है? मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। पहला वाला सिचुएशन किसका है? शिफ्ट इन डिमांड कर्व का, बिकॉज प्राइस के चेंज होने की वजह से डिमांड चेंज नहीं हो रहा है, डिमांड किसी और रीजन से चेंज हो रहा है, ठीक है। लेकिन दूसरा वाला केस जो है सप्लाई का, कौन सा केस है? वो मूवमेंट अलोंग द डिमांड का सप्लाई कर्व वाला है, बिकॉज वो किस लिए चेंज हो रहा है? प्राइस चेंज हुआ इसीलिए सप्लाई बढ़ा है, अदरवाइज सप्लाई नहीं बढ़ता। सप्लाई क्यों बढ़ा है? क्योंकि प्राइस चेंज हो गया। इसीलिए एक ग्राफ क्या होगा? नया बनेगा, डी का नया ग्राफ बन गया D1, और सप्लाई कर्व सेम रहेगा, सिर्फ इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो सप्लाई में मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व और डिमांड में शिफ्ट इन डिमांड, ठीक है। दोनों केस का मिक्स है, एक का शिफ्ट हो रहा है, दूसरे का मूवमेंट अलोंग द सेम कर्व हो रहा है, ठीक है। एक्सट्रीमली इजी है, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे तो 5% दिमाग लगाओगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखना, तो नया इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होने वाला है? ये पुराना था, अब नया इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी बढ़ेगा, इक्विलिब्रियम प्राइस भी, ठीक है। कोई डाउट? अब इसी से रिलेटेड एक और केस देखते हैं। यहां पे दोनों मिले हुए थे, कहां पे? इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। अब क्या हो रहा है? किसी रीजन से अचानक से क्या हो गया? सप्लाई कम हो गया या सप्लाई बढ़ गया, ठीक है। सप्लाई कम हो गया या सप्लाई बढ़ गया, कुछ भी बना लो। तो सप्लाई बढ़ने से किधर ग्राफ बनाऊं बताओ तो? ऊपर या नीचे? सप्लाई कर्व के ऊपर बनाऊं या नीचे बनाऊं? सप्लाई का कैसे बढ़ता है? ऊपर ग्राफ शिफ्ट होता है या नीचे शिफ्ट होता है? सप्लाई कैसे बढ़ता है? कौन सा साइड बनेगा? ये साइड में बनेगा या ये साइड में बनेगा? ए और बी बताओ तो ऑनलाइन वालों, ए और बी। सप्लाई को बढ़ाना है। अब ए साइड, ए करने से सप्लाई बढ़ेगा या बी करने से सप्लाई बढ़ेगा? क्या बी? बी साइड, मतलब हम लोग अगर सप्लाई को बढ़ाना है तो कर्व, नया कर्व कौन से साइड बनेगा? बी के जगह में बनेगा। तो नया सप्लाई कर्व क्या बन गया? ये बन गया S1 S1, ठीक है। अब देखो फर्स्ट केस क्या है? सप्लाई इंक्रीज हुआ, डिमांड इक्वल टू सप्लाई था मार्केट में, सप्लाई इंक्रीज हो गया, ठीक है। क्या होगा बताओ? डिमांड वही का वही था, हमको नहीं पता क्या था, सप्लाई सिर्फ इंक्रीज हुआ और वो प्राइस के वजह से नहीं हुआ है, किसी और रीजन से हुआ है, ठीक है। अब बताओ क्या होगा? सप्लाई राइज हो गया। तुम्हारे हिसाब से प्राइस में क्या इंपैक्ट आना चाहिए? डिमांड इक्वल टू सप्लाई है, अचानक से सप्लाई बढ़ जाता है। हमेशा ध्यान रखना, कभी भी प्राइस को प्रेडिक्ट करना है ना, तो मार्केट में कोशिश करना, मतलब विजुअलाइज करने का, एक साइड सप्लायर खड़े हुए हैं, एक साइड डिमांड खड़े, खरीदने वाले खड़े हुए, ठीक है। अचानक से सप्लायर साइड में बहुत सारे लोग हो जाते हैं, चिल्ला रहे हैं हमारा प्रोडक्ट खरीद लो, हमारा प्रोडक्ट खरीद लो। बायर लोग खरीदने वाले नहीं बचे अब, तो सप्लायर लोग को क्या करना पड़ेगा? प्राइस कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो अचानक से अगर सप्लाई बढ़ जाता है तो प्राइस क्या होगा? कम होगा। तो पहले प्राइस क्या था? ई था, अब क्या हो गया? मतलब ओपी था, OP1 हो गया, प्राइस क्या हो गया? कम हो गया। लेकिन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होगा?
पहले ये था इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ओ से ओ क्यू 1 हो गया, तो इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो इक्विलिब्रियम प्राइस कम हो जाएगा और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ठीक है। अब इसके पीछे का रीजन समझते हैं। डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई था, सप्लाई अचानक से बढ़ गया, तो तुमको क्या लगता है प्राइस क्या होगा, अभी डिस्कस किए प्राइस कम होगा, तो प्राइस कम हो गया, प्राइस कम हो जाने की वजह से डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा, डिमांड बढ़ गया। फर्स्ट सिचुएशन को देखते हैं, जब सप्लाई बढ़ा तो प्राइस कम हुआ, ये कौन सा सिचुएशन है, मूवमेंट अलोंग द सेम कर्व और शिफ्ट इन द कर्व, शिफ्ट होगा या सेम कर्व में मूवमेंट होगा, शिफ्ट होगा, शिफ्ट होगा बिकॉज सप्लाई पहले चेंज हो रहा है जिसके वजह से प्राइस चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया, ये शिफ्ट हो गया। अब प्राइस और डिमांड को देखो, अब क्या हो गया, मूवमेंट अलोंग द सेम कर्व। तो देखो यहाँ पे जब मूवमेंट अलोंग द सेम कर्व हुआ डिमांड का, तो डिमांड कर्व चेंज नहीं हुआ, डिमांड कर्व सेम है, पहले सिर्फ उसमें इक्विलिब्रियम पॉइंट ई से कहाँ आ गए हम लोग, E1 में आ गए, लेकिन सप्लाई कर्व चेंज हो गया, पहले एस था अब क्या हो गया S1, ठीक है। और ओवरऑल मार्केट में प्राइस क्या हो गया, कम हो गया, लेकिन क्वांटिटी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। तो इसी हिसाब से तुम सारे सिचुएशन को एनालाइज कर सकते, कुछ करना नहीं है, सिचुएशन को एनालाइज करने का तरीका है ग्राफ बना दो, सिंपली ग्राफ बना दो, क्वेश्चन में जो बोला उसका ग्राफ बना देंगे, ये ओरिजिनल ग्राफ है, ठीक है, ये ओरिजिनल ग्राफ है। अब क्वेश्चन में जो बोला होगा उसका हम लोग चुपचाप क्या करेंगे, ग्राफ बना देंगे। मान लो क्वेश्चन में बोला है कि डिमांड कम हो गया, तो डिमांड को कम कर देंगे, नया डिमांड बना दो, डिमांड को कम कर दिए, पहले इक्विलिब्रियम कहाँ था, अब नया कहाँ बनेगा, प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्वांटिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, खत्म। प्राइस क्या होगा, कम हो जाएगा, क्वांटिटी भी कम हो जाएगा। तो क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन इससे बहुत सारा बनता है, लेकिन इस बार एमसीक्यू एग्जाम नहीं है, तो सोच के चलना कि सेम ग्राफ बनाना भी क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। गवर्नमेंट बोले मतलब प्रिंसिपल, तुम्हारा तो क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है तुम और तुम्हारे स्कूल वाले ही जानते हो। ठीक है, चलो अब, ठीक है हो गया। अब सारा केस कर लोगे, तो बहुत सारा केसेस है, उसका ग्राफ बनाना है, ठीक है। लिखो क्या क्या केस है। फर्स्ट केस हर बार डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई था, सप्लाई क्या हो गया, बढ़ गया, सप्लाई क्या हो गया, बढ़ गया। हाँ अभी डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई था, मैं बहुत सारा केसेस दे रहा हूं, सब कॉपी में दूंगा तुमको, लेकिन तुम बनाओगे, देखना। डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई था, सप्लाई अचानक से क्या हो गया, बढ़ गया, तो तुमको क्या निकालना है, फाइंड आउट करना है प्राइस पे क्या इंपैक्ट होगा और डिमांड पे क्या इंपैक्ट होगा, उसके बाद क्या करना है, ग्राफ बनाना है, ठीक है। ये अभी नहीं बनाना है, लिख लो पहले सिचुएशन, फिर मैं बताऊंगा कब बनाना है। तो ये तीनों चीज तुमको करना है, ठीक है। सेकेंड सिचुएशन है डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई था, सप्लाई अचानक से कम हो गया, सप्लाई अचानक से कम हो गया, ठीक है। थर्ड सिचुएशन है डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई था, डिमांड अचानक से बढ़ गया। फोर्थ सिचुएशन है डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई था, डिमांड अचानक से कम, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ सिचुएशन डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई था, डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई था, डिमांड 100% से राइज किया और सप्लाई 20% से राइज किया, डिमांड 100% से राइज किया, सप्लाई 20%, ठीक है। तो इसका सिचुएशन 5 नंबर से आगे बहुत सारा सिचुएशन बनेगा, ठीक है, तो वो हम लोग बाद में करेंगे। पहले तुम्हारा काम है कि तुम 1 से 4 तक करो, ठीक है। चारों सिचुएशन का प्राइस का इंपैक्ट फाइंड आउट करना है, डिमांड या सप्लाई में क्या इंपैक्ट होगा वो फाइंड आउट करना है। जहां पे यहाँ सप्लाई है यहाँ पे डिमांड आएगा, जहां पे यहाँ डिमांड है यहाँ पे सप्लाई आएगा, ठीक है। तो सप्लाई या डिमांड में क्या इंपैक्ट है उसको चेक करना है और उसका ग्राफ बनाना है, ठीक है। हो पाएगा, कर लो शुरू। हाँ अभी करो, क्या दिक्कत।
कॉपी कौन सा कॉपी पकड़े हो? बुक में लास्ट में पेज है, देखो 3 पेज, 2-3 पेज है। हाँ करो ना वहाँ, करो करो, कोई दिक्कत, हो जाएगा, 1 पेज में हो जाएगा, कोई खराब नहीं होगा। वो क्या शादी करना है बुक के साथ, क्या करना है? देखो 4 सिचुएशन है, ठीक है, चारों सिचुएशन को करना है, ठीक है। बुक कॉपी कुछ नहीं, निकालो चुपचाप। पता कैसे लगाएंगे क्या होगा? पहले ग्राफ बना दो, जो क्वेश्चन बोला है उसका ग्राफ बना लो और उसको चेक करो एक्स एक्सिस में वो कहाँ मीट कर रहा है, वो एक्सिस में कहाँ मीट कर रहा है, और प्रीवियस वाले के साथ इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, ठीक है। पहले ग्राफ बनाना है, ठीक है। डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई का कर्व बना लेना है। उसके बाद सप्लाई राइज हो गया बोला है, तो सप्लाई का एक नया कर्व बना लो जो राइज दिखा दो, फिर उसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ ज्वाइन कर दो और पता लगा लो कि प्राइस बढ़ेगा या कम होगा, या क्वांटिटी बढ़ेगा या कम होगा, ठीक है। केस नंबर 1 मैं कर देता हूं, सब लिखो, बताओ कुछ मत अभी, ठीक है। ये क्या था? सप्लाई का उसका, ये डिमांड का। फर्स्ट सिचुएशन में बोला सप्लाई बढ़ गया, सप्लाई को बढ़ा देता हूं, ठीक है। पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट था ये, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी था ओक्यू, ओपी प्राइस था, ओक्यू क्वांटिटी। अब जब सप्लाई बढ़ गया तो नया इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी क्या हो गया? तो इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हो गया? P1 हो गया, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, तो प्राइस क्या होगा? प्राइस फॉल करेगा, क्वांटिटी डिमांड या सप्लाई क्या होगा? राइज करेगा, और ग्राफ तो नीचे बनाए। वैसे ही सिचुएशन 2 है, सिचुएशन 3 है, और सिचुएशन 4 है। सिचुएशन 2 सप्लाई कम हो गया, हाँ वही क्वांटिटी इक्विलिब्रियम, ये डिमांड और सप्लाई का इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या हो गया? नया इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, बाकी दोनों केसेस भी हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो जिसका हो गया अच्छी बात है, जिसका नहीं हुआ होमवर्क में लिखना है, नेक्स्ट क्लास में चारों क्वेश्चन को करके आना है कॉपी में ग्राफ के साथ, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में कॉपी चेक होगा, ठीक है, तो उस हिसाब से करके आना है। चलो, हाँ, पेपर में लिखो, ग्राफ कॉपी में लिखो, न्यूज़पेपर में लिख के लाओ, कहीं भी लिख के लाओ, ठीक है। चलो, तो बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, बाय बाय।